नमस्कार, मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल से एमए फाइनल के प्रश्न पत्र पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी कोड नंबर 51676 पे आज हम प्राचीन भारत में समाजशास्त्र के विकास विषय पर अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम समाजशास्त्र के बारे में हम ये कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो समाज और सामाजिक जीवन का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। पूर्व की कक्षाओं में और पूर्व के अध्ययनों में हमने ये पढ़ा था, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन प्राचीन काल से ही नहीं बल्कि 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। परंतु ये कहना कि 19वीं शताब्दी से पूर्व समाज और सामाजिक जीवन का अध्ययन नहीं होता था बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। बिल्कुल 19वीं शताब्दी से पहले समाज और सामाजिक जीवन के विषय में अध्ययन होते थे, परंतु जिस तरीके का व्यवस्थित और योजनाबद्ध अध्ययन शुरू हुआ है वो पूर्व में नहीं था। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई और प्रारंभ से ही मनुष्य सामाजिक घटनाओं के प्रति काफ़ी जागरूक था और वह सामाजिक घटनाओं को बड़े आश्चर्य से देखता रहा है और उसके संबंध में विचार भी करता रहा है। समाज में सामाजिक समस्याओं की उपस्थिति शाश्वत है, यानी कि हमेशा से ही रही है, और समाज चाहे प्राचीन हो या नवीन सामाजिक समस्याओं से ग्रसित रहा है। किसी न किसी रूप में सामाजिक समस्याएं उपस्थित रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक रहता है और यह कहा जा सकता है कि प्राचीन समाज में समाजशास्त्र का अस्तित्व था, भले ही वो अवैज्ञानिक, अस्पष्ट और अलिखित रूप में था, परंतु हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन समाज में समाजशास्त्र का अस्तित्व था। रॉबर्ट बिरस्टेड ने ये कहा कि समाजशास्त्र का अतीत, यानी कि इतिहास की जब हम इसकी बात करेंगे, अतीत की इसकी बात करेंगे, तो वो बड़ा प्राचीन है, काफ़ी प्राचीन है। और समाजशास्त्र के विकास का जो विवेचन हम करेंगे, उस विवेचन को करने के लिए हम यहाँ पर इसको दो भागों में वर्गीकृत करेंगे। पहले भाग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पूर्व समाजशास्त्रीय संदर्भ और दूसरा हम करेंगे समाजशास्त्रीय संदर्भ। तो मित्रों, हम पहले पूर्व समाजशास्त्रीय संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें ये कहेंगे कि समाज के संबंध में विचारों को जो है वो प्राचीन काल से ही व्यक्त किया जाता रहा है, परंतु समाजशास्त्र नामक विज्ञान एक पृथक विज्ञान के रूप में लगभग 130 वर्ष पूर्व ही अस्तित्व में आई है। और 19वीं शताब्दी से पहले समाज के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों के बीच कोई अंतर स्पष्ट नहीं था। उसका कारण यह था कि एक ओर समाज दर्शन और दूसरी ओर धार्मिक, नैतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धांत आपस में एक दूसरे से घुले मिले हुए थे, यानी कि कोई भी इनके बीच में क्लैरिफिकेशन नहीं था, ये धार्मिक है, ये नैतिक है, ये आर्थिक है और ये राजनीतिक है। उससे भी पहले भी तो सामाजिक जीवन पर स्वयं समाज के संबंध में विचारों को मुहावरों के रूप में, लोकगीतों और पौराणिक कथाओं के रूप में या इनके माध्यम से व्यक्त किया जाता था। यानी कि जो सामाजिक जीवन पर घटनाओं के संबंध जो हैं या समाज के संबंध में जो विचार हैं, उन विचारों को मुहावरों के रूप में, उनको लोकगीतों के रूप में, पौराणिक कथाओं के रूप में व्यक्त किया जाता था। और अगस्त काम्टे ने इसे एक पृथक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। इसलिए रॉबर्ट बिरस्टेड ने लिखा है कि जो समाजशास्त्र का जो अतीत है वो तो बहुत लंबा है, परंतु इसका इतिहास काफ़ी छोटा है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के एक पृथक विज्ञान के अस्तित्व में आने से पूर्व, यानी कि जब तक समाजशास्त्र एक पर्टिकुलर साइंस के रूप में स्टैब्लिश्ड नहीं था, उससे पूर्व सामाजिक जीवन का जिस प्रकार अध्ययन किया जाता था, उस प्रकार का जो जितना भी काल है, जितना भी समय सीमा, जितना भी टाइम पीरियड है, उसे हम पूर्व समाजशास्त्रीय संदर्भ, यानी कि इस समय घटनाओं का अध्ययन तो किया जाता था, सामाजिक घटनाओं को और अधिक बारीकी से समझने का प्रयत्न किया जाता था, परंतु तब तक जो हमारा रेफरेंस जो था वो सोशियोलॉजिकल नहीं था, समाजशास्त्रीय नहीं था, इसलिए हम इसको कहते हैं पूर्व समाजशास्त्रीय संदर्भ। और 19वीं शताब्दी से पूर्व का जो समस्त सामाजिक अध्ययन जो किए गए हैं वो उन्हीं को पूर्व समाजशास्त्रीय संदर्भ की श्रेणी में ही रखा गया है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें समाजशास्त्रीय संदर्भ, यानी कि समाजशास्त्र के विकास और उसकी उत्पत्ति के बाद घटनाओं का जिस दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता था उसे एक जो संदर्भ दिया जाता था, उधर एक जो
दृष्टिकोण जो दिया जाता था, एक पर्सपेक्टिव जो दिया जाता था, वो हमारा कैसा था, सोशोलॉजिकल था। तो सोशोलॉजिकल में 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध समाजशास्त्री जो अगस्त काम्टे, फादर ऑफ सोशोलॉजी या फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी के नाम से हम इनको जानते हैं, ये हमने बीए प्रथम वर्ष में ही पढ़ लिया था कि समाजशास्त्र अर्थात जो सामाजिक जीवन के अध्ययन को एक पृथक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठापित किया। और काम्टे, जिन्हें संक्षेप में कहा जाता है कि काम्टे का विश्वास समाजशास्त्री अध्ययन द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर ही मनुष्य के लिए अपनी जटिल समस्याओं पर नियंत्रण पाना संभव होगा। और काम्टे की मान्यता है कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन जिस वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होती है, उसी प्रकार सामाजिक घटनाओं को भी हम कोई ऊटपटांग नहीं मान सकते। वो भी कुछ न कुछ किसी न किसी सामाजिक नियम से बंधी होती हैं। और काम्टे के इन्हीं विचारों ने सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययनों का मार्ग प्रशस्त किया। और उसके बाद सामाजिक जीवन में जो समाजशास्त्रीय संदर्भ आया और आज तक जितने भी अध्ययन हुए, उन सारे अध्ययनों को समाजशास्त्र के विकास के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम पूर्व समाजशास्त्रीय संदर्भ में समाजशास्त्र के विकास को और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि जब तक पूर्व समाजशास्त्रीय संदर्भ यानी कि किसी भी सामाजिक घटना को समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव में, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से या समाजशास्त्रीय संदर्भ से नहीं समझा जाता था, उस समय में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। तो समाजशास्त्र के जो वर्तमान युग का जो सूत्रपात है, अर्थात समाजशास्त्रीय संदर्भ से पहले सामाजिक जीवन के अध्ययन का जो अध्ययन हम करेंगे, उसके निम्न बिंदु या बिंदु प्रमुख जो हैं वो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। पहला जो था वो था यूनानी दार्शनिकों का अध्ययन, यानी कि यूनान के जो दार्शनिक थे, यूनान के जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने समाज को क्रमबद्ध और सुनिश्चित रूप से समझने का पहला प्रयास किया था। और आज से लगभग 2500 वर्ष पहले इन दार्शनिकों ने सामाजिक संबंधों की एक सूक्ष्म व्याख्या की थी। और इस व्याख्या का जो समय सीमा था वो लगभग आज से 2500 वर्ष पहले कह सकते हैं हम इसको। और इस समय के परंपरागत मार्ग से दूर हटकर सामाजिक विचारधारा को एक नवीन रूप देने का भी श्रेय प्लेटो को ही था। और प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में मानव प्रकृति या व्यवहार के संबंध में जो मत प्रकट किए हैं, वे 20वीं सदी की मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्रीय खोज के पूर्णतः विरोधी नहीं हैं। और प्लेटो ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि मानव व्यवहार उस समय की उपज है जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है, पलता बढ़ता है और जो समाज से जैसा सीखेगा और वैसा ही व्यवहार करेगा। प्लेटो ने समाज की तुलना शरीर से की है। प्लेटो का कार्य यद्यपि वैज्ञानिक आधारों पर टिका हुआ नहीं था, और फिर भी समाजशास्त्रीय विचारधारा के दर्शन हमें दिखाई देते हैं। यानी कि प्लेटो के जो अध्ययनों में हमें जो झलक दिखाई देती है वो कहीं न कहीं एक समाजशास्त्रीय विचारधारा का बीज उसमें हम देख सकते हैं। यानी कि समाजशास्त्रीय विचारधारा का जो प्रारंभ है वो प्लेटो के दर्शन में हमने बारीकी से यदि देखें तो महसूस कर सकते हैं। प्लेटो के बाद जो उनका शिष्य था अरस्तु, एरिस्टोटल के नाम से जिनको हम जानते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, यानी कि दो पुस्तकें थी, एक एथिक्स और एक पॉलिटिक्स, में प्लेटो की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जिससे अरस्तु ने ये कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और राजनीतिक प्राणी है, उसे दूसरे व्यक्तियों की साहचर्य की आवश्यकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संसार को अपना कहने से इनकार कर देगा यदि उसे ये मालूम हो जाए कि उसे संसार में केवल अकेले ही रहना है। साधारण शब्दों में हम आपको ये कह सकते हैं कि अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो समाज में रहता है, और यदि कोई मनुष्य समाजविहीन है तो हम उसे देवता या पशु या भगवान कह सकते हैं। मानव व्यवहार के संबंध में प्लेटो ने जो अवधारणा दी थी, अरस्तु ने उससे विपरीत अवधारणा को प्रकट किया। जैसे प्लेटो ने कहा कि मानव व्यवहार उसके समाज की उपज है, जबकि अरस्तु ने कहा कि समाज की प्रकृति व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर है। दूसरा हम कह सकते हैं कि मध्यकाल में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, मध्यकालीन या मध्यकाल की जो सामाजिक घटनाएं हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि अरस्तु के बाद का जो समय था, जिसमें माइकस, लुकेरियस, सिसरो, मार्क्स, ऑरेलियस, संत अगस्टस और थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो
जिसे सामाजिक समझौते सिद्धांत की जो प्रतिपादना की, और विद्वानों ने समाज में पाई जाने वाली रीतियों, प्रथाओं, रीति रिवाजों, परिवार और पारिवारिक जीवन, अपराध और दंड आदि अनेक सामाजिक विषयों का विश्लेषण जो है इस युग में या मध्यकाल में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन के रूप में पढ़ा गया, किया गया। उसके बाद में तर्क का बढ़ता हुआ महत्व। तर्क के बढ़ते हुए महत्व में हम ये पढ़ेंगे कि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में धर्म का महत्व कम हो गया था। धर्म का स्थान जो है वो तर्क ने ले लिया था। और अब जो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में तार्किक आधारों को जो खोजा जाने लगा, और थॉमस एक्विनस और दांते आदि के अध्ययनों में पहली बार सामाजिक अध्ययन में कार्यकारण संबंधों को भी स्पष्ट किया गया। एक विज्ञान की भांति तर्क को महत्व देते हुए कार्यकारण संबंधों की व्याख्या की गई और कार्यकारण संबंधों के आधार पर विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक घटनाएं हैं उनको समझने का प्रयत्न किया गया। इस तरह इन विद्वानों ने अपने अध्ययनों में यह विज्ञात किया कि यह परिवर्तन कुछ निश्चित सामाजिक नियमों और सामाजिक क्रियाओं और शक्तियों के द्वारा संचालित होता है। इस प्रकार की 14वीं शताब्दी के अंत तक समाजशास्त्र के अध्ययन में विज्ञान की एक धुंधली सी आकृति हमें दिखाई देने लगी थी, यानी कि एक तस्वीर उत्पन्न हो गई थी, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर नहीं थी, स्पष्ट नहीं थी। और उसके बाद हम पढ़ते हैं वैज्ञानिक विधि का प्रारंभ। 15वीं शताब्दी से सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में प्रयोग और परीक्षण का महत्व बढ़ गया था। सामाजिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाएं जटिल, स्पष्ट और विस्तृत होती चली गई। परिणाम स्वरूप राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास आदि विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों का आविर्भाव हुआ। और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी अमर कृति स्पिरिट ऑफ लॉज को सामाजिक विज्ञान एवं प्रथम दर्शन का विकास कहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का अध्ययन स्वरूप, यानी कि 17वीं शताब्दी से शुरू होता है और 19वीं शताब्दी के पहले का जो अध्ययन स्वरूप है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इस समय तक जो है सामाजिक और आर्थिक घटना में कोई विशेष भेद जो है नहीं किया गया था, अर्थात अधिकांश सामाजिक घटनाओं का अध्ययन आर्थिक घटनाओं के साथ ही किया जाता था। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन आर्थिक घटनाओं के साथ, यानी कि सामाजिक और आर्थिक में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होना स्पष्ट करता है। जेम्स हैरिंगटन नाम के एक विद्वान ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसके आधार पर मार्क्स और एंजेल्स ने काफ़ी विश्वविख्यात रचनाएं प्रस्तुत की और समाजशास्त्र के क्षेत्र में श्री काम्टे के सिद्धांतों को और भी अधिक स्पष्ट और विस्तृत और उन्नत रूप देने का कार्य प्रमुख दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, यानी कि जो काम्टे के बाद का जो समाजशास्त्र का विकास का जो कार्य था, काम्टे के सिद्धांतों को और अधिक आधुनिक, उन्नत और विस्तृत रूप देने का प्रयत्न जो किया वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। और 19वीं शताब्दी के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को एक नया मोड़ प्रदान किया और स्पेंसर के द्वारा सामाजिक संदर्भ में उद्विकास का नियम एक उल्लेखनीय सिद्धांत है। ये डार्विन ने जो ये उद्विकास का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो प्राणी विज्ञान में था और उसी को ही सामाजिक विज्ञानों में लेकर के आने का जो कार्य किया वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। और यही कारण है कि हर्बर्ट स्पेंसर को प्रथम सामाजिक उद्विकासवादी समाजशास्त्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जीवों में जो एक उद्विकास की प्रक्रिया पाई जाती है उसी प्रक्रिया का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विज्ञानों में भी किया था। और इसी प्रकार से ये स्पष्ट हो जाता है कि विद्वानों ने यद्यपि समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन अपने अपने दृष्टिकोण से किया, लेकिन इनमें से किसी ने भी समाज का संपूर्ण तथा समग्र अध्ययन सामाजिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से करने का प्रयास नहीं किया है। धन्यवाद।